देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सामने जो केमिकल बॉन्डिंग है, इन केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेके। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब हम बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में कि भाई ये रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, नाम कई जगह पर सुना होगा कि रेजोनेंस इफेक्ट करके। एक्चुअली रेजोनेंस इफेक्ट हम बोलते किसे हैं? हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इनटू द कंजुगेट सिस्टम। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंजुगेट सिस्टम में मूवमेंट करते हैं, उनका डीलोकलाइजेशन होता है, इसको कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अब इनमें जो छोटे छोटे शब्द हैं नए नए, उनके बारे में डिस्कस करता हूं। पाई इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए। जैसे माना कभी भी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। तो पाई बॉन्ड जिन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। नीचे वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और कंजुगेट सिस्टम क्या होता है? कंजुगेट सिस्टम कई तरीके का होता है। अभी जब ऑर्गेनिक में आओगे तो इसके कई सारे टाइप आपको समझ में आएंगे। जैसे अगर माना मुझको इसके कंजुगेट सिस्टम के टाइप पढ़ाने होते तो मैं कई टाइप पढ़ाता हूं बच्चों को। जैसे एक हो गया MB SB MB, एक ये टाइप हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। मतलब अगर कोई ऐसा लोकेशन आ जाए, जैसे कि हमने ऐसे कहा, हमने कहा कि भाई आया आपके सामने हमारा डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड आया। अगर ऐसी कहीं सिचुएशन होती है तो देखा जाता है कि उसको भी कंजुगेट सिस्टम कहते हैं। मतलब कंजुगेट सिस्टम एक दो नहीं, कई तरीके का देखने को मिलेगा। जैसे आपको कंजुगेट सिस्टम ऐसे देखने को मिलेगा, MbSb पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपको ऐसे देखने को मिलेगा MbSb निगेटिव चार्ज, ये भी कंजुगेट सिस्टम है। या MbSb लोन पेयर, लोन पेयर, ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। या फिर MbSb और फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल आपको नहीं पता होंगे तो फ्री रेडिकल आपको अभी यहां जाने की जरूरत नहीं है, ये जब ऑर्गेनिक में जाओगे तब समझोगे। अब इनका मतलब समझाता हूं। अगर हम ये कहें MbSb पॉजिटिव चार्ज, मतलब मल्टीपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और फिर अगले पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो भी कंजुगेट सिस्टम हुआ। माना डबल बॉन्ड हुआ, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जरूरी नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। माना मल्टीपल बॉन्ड हुआ, फिर सिंगल बॉन्ड हुआ, फिर उसके अगले कार्बन पे क्या जाए? निगेटिव चार्ज। डबल मल्टीपल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आया और अगले कार्बन पे कोई मान के चलो कि कोई लोन पेयर है। जरूरी नहीं कि मैं ऐसा ही लोन पेयर बनाऊं, माना मैं ऑक्सीजन जैसे बना दूं ऐसे OH बना दूं, तो ये भी देखो लोन पेयर हो गया। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं, इस तरीके की जो कंडीशंस होती है, इनको कहते हैं कंजुगेट सिस्टम। इनके बारे में ज्यादा अच्छे से और आपको तब समझ में आएगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओगे। मुद्दा ये है, ये देखने को मिला कि जब कंजुगेट सिस्टम होता है तो कंजुगेट सिस्टम में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मूवमेंट करते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। अब ये सर क्यों डीलोकलाइज होते हैं, क्यों ये भागते हैं? एक्चुअली तुम ये समझो कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये भी इलेक्ट्रॉन है और जो ये पाई बॉन्ड है इनके भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होता क्या है मेरा प्यारा बच्चा कि इनको रिपल्सन महसूस होता रहता है। इनको क्या महसूस होता रहता है? रिपल्सन महसूस होता रहता है। तो लोगों ने कहा कि भाई यार ये रिपल्सन महसूस होता है तो परमानेंटली यहां ना होके वो पूरे रिंग के अंदर या पूरे स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते रहते हैं? वो लगातार डीलोकलाइज होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। अब ये बात थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली ये चीज पता कैसे चला? पता कैसे चला कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज होते रहे होंगे? उन्होंने क्या किया, बेंजीन एक स्ट्रक्चर लिया। आप लोग जानते हो बेंजीन का नाम सुना है, ऐसा नहीं है कि बेंजीन आप पहली बार पढ़ रहे हो। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते हो, C6H6 जो होता है वो बेंजीन के को बोलते हैं, C6H6। इसमें क्या होते हैं? ये जो कॉर्नर होते हैं इनको कार्बन कहते हैं। तो ये जो कॉर्नर्स हैं ये सब क्या है? कार्बन है। और अल्टरनेट पे क्या होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो एक तरीके से ये कंजुगेट सिस्टम हो गया। हुआ ये प्यारा बेटा कि एक्चुअली में लोगों को ये लगा कि अगर माना ये कार्बन C1 है, ये कार्बन C2 है और ये कार्बन C3 है। एक बात समझ लो, अगर वो कार्बन कार्बन प्योर सिंगल बॉन्ड होता तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती। थोड़ी सी ज्यादा होने का मतलब मान के चलो कि 150 पिकोमीटर के आसपास लेट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। हमने कहा माना 140 पिकोमीटर के आसपास लेट। भाई डबल बॉन्ड का मतलब ये हमने कहा कि माना दो कार्बन है, अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब दो अट्रैक्शन फोर्स, तो ये थोड़ा और पास में आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो सीधा सा मुद्दा ये है कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, ये नॉर्मली होता है। लेकिन एक मेथड जिसको स्पेक्ट्रोमेट्री बोला गया, और भी कई तरीके हैं, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि बेंजीन के अंदर होना क्या चाहिए था?
होना ये चाहिए था कि नियम ये कहता है कि एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल है, तो ये होना चाहिए था कि कुछ कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 150 होनी चाहिए थी और जहां डबल बॉन्ड है वहां पे 140 होनी चाहिए थी। मतलब बॉन्ड लेंथ कुछ कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल बॉन्ड है तो 140 पिकोमीटर होनी चाहिए, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो 150 पिकोमीटर के आसपास होनी चाहिए। लेकिन देखने को क्या मिला, देखने को यह मिला कि बड़ा अजीब तरीके से, बड़ा सरप्राइज तरीके से यह देखने को मिला कि जितने भी कार्बन हैं, हर कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ थी वो सबकी सेम थी। बॉन्ड लेंथ भी सबकी सेम है, और वो कितनी है, वो लगभग लगभग इसके मिड के इक्वल है। मतलब ये देखने को मिला कि ना तो वो प्योर डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ को कंटेन किए हैं, ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को कंटेन किए हैं। वो लगभग लगभग 144 पिकोमीटर के आसपास की वैल्यू रखे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हम तो ये सोचते थे कि बेंजीन के अंदर एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल थ्योरी के, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने निकले तो हम देखें कि यार सिंगल डबल के हिसाब से 140 150 पिकोमीटर के अराउंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हर कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ सेम है। इस चीज को जस्टिफाई किया गया किसके थ्रू, रिजोनेंस के थ्रू। इन्होंने कहा कि इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डिलोकलाइज हो रहे होंगे। डिलोकलाइज होने का मतलब कि इनके पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे होंगे, ये क्योंकि रिपल्सन लग रहा होगा इन इलेक्ट्रॉन के बीच में। माना ये उठ के यहां चलाया, तो जब ये उठ के यहां चलाया तो ये यहां चले आएंगे अपना, फिर ये अगला स्ट्रक्चर बन के आएगा। अगले स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिला कि यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया निगेटिव चार्ज, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड। फिर अगले स्टेप पे ये अपना यहां साइड पे आ जाएंगे और ये अपने इलेक्ट्रॉन उठ के कॉर्नर पे चले जाएंगे। फिर हमारे सामने अगला स्ट्रक्चर आ जाएगा। जैसे अगला स्ट्रक्चर हमने देखा तो यहां पर देखो क्या आया, ये डबल बॉन्ड आया, अब ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये निगेटिव चार्ज यहां आ गया, और लास्ट स्टेप पे ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर चले आए होंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चले आए होंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिला होगा। अगर आप देखो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिला होगा, ऐसा। अगर तुम देखो ये और ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही जैसे हैं, एक रिंग है, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, लेकिन बस उनकी जो पोजीशन है वो बदल गई है। बाद में बोला क्या गया मेरा प्यारा बच्चा, बाद में ये बोला गया कि एक्चुअली में ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं, लेकिन ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बस एक सपोज किया गया कि ऐसा कुछ होता होगा। ये माना गया कि इसके अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लगातार सर्कुलेट करते रहते हैं, लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। कोई पूछे क्यों मूवमेंट करते रहते हैं, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगता है, उन्हीं के रिपल्सन से बचने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। ये जो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं इसी के लिए हम बीच में सर्किल बनाते हैं। शायद कभी आपने बेंजीन देखा हो तो बेंजीन कुछ ऐसा बनाया जाता है, कैसा कि ऐसे वो सर्किल बनाते हैं, मतलब रिंग बनाते हैं और बीच में गोला बना देते हैं। ये जो बीच में ये सर्किल बना रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये जो फाइनल स्ट्रक्चर हम सपोज करते हैं इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, और इनको हम कहते हैं मेरा प्यारा बच्चा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और आपको अब देखो, अब जब ये पता चला कि नहीं यार ये पाई इलेक्ट्रॉन लगातार सर्कुलेट कर रहे हैं, मतलब किसी एक जगह पे नहीं रुके हैं, मतलब हर जगह पे सिंगल बॉन्ड की भी प्रॉपर्टी है और हर जगह पे डबल बॉन्ड की भी प्रॉपर्टी है। मतलब ना तो वो प्योर सिंगल है ना तो वो प्योर डबल है, ना तो वो प्योर सिंगल है ना तो वो प्योर डबल है। इसी वजह से जो बॉन्ड लेंथ थी वो इनके मिड में आई होगी। ये आपको थ्योरी व्योरी कहीं लिखना नहीं है, ये फिर समझ लो। ये मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां से ये आया रेजोनेंस का इफेक्ट। क्वेश्चन तो सिंपल आता है कि कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, और आप बना दोगे काम चल जाएगा। लेकिन मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं किसको हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को, मूवमेंट को कहते हैं, किसके अंदर, कंजुगेट सिस्टम के अंदर। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट के बाद थोड़ा सा ध्यान समझो। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रॉ द, मैं और अच्छी चीज और अच्छे से इसको तब समझाऊंगा जब ऑर्गेनिक में आओगे, तो थोड़ा ज्यादा इलुबरेटेड फॉर्म में आपको समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ बोलो बेटा। सर अभी आपने इसका रीजन बताया था कि मूवमेंट क्यों होता है, बस एक बार वो रिपीट कर दीजिए। मैंने बेटा बोला कि जो मूवमेंट होता है, कि जो पाई इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करते हैं, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में जो रिपल्सन लगता है, वो चाहते नहीं कि रिपल करें, तो उस रिपल्सन से बचने के चक्कर में वो लगातार भागते रहते हैं, क्योंकि फिर टेंशन नहीं रहती है। जैसे ऐसे समझो, 5 लोगों का एक ग्रुप है, अब पांचों लोगों में किसी के ऊपर एक ही के ऊपर टेंशन हो पूरा टाइम तो वो थोड़ा अजीब लगेगा।
अगर उस प्रॉब्लम को सभी लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए रिजॉल्व कर ले रहे हैं कि अच्छा चलो थोड़ी देर ये बोझ हम उठा लें, थोड़ी देर ये बोझ तुम उठा लो, थोड़ी देर बोझ तुम उठा लो, और पूरे वो सर्किल में, आपके मित्र की सर्किल में घूम रहा है बोझ, तो बोझ इतना भारी नहीं लगेगा। तो वही उस रिपल्सन से बचने के चक्कर में वो इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं पूरे रिंग में या पूरे स्ट्रक्चर में सर्कुलेट कराने की कोशिश करता है। जब सर्कुलेट नहीं हो पाएगा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कंजुगेट की पॉसिबिलिटी आती है, ये कंजुगेशन जैसा सिस्टम क्रिएट होता है, तभी ये इफेक्ट देखने को मिलता है। आपसे जब बोर्ड में क्वेश्चन कभी आएगा तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला, रेजोनेंस इफेक्ट को डिफाइन करो। आप कहोगे रेजोनेंस इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द डिलोकलाइजेशन और द मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इनटू द कंजुगेट सिस्टम। बात नंबर एक। बात नंबर दो, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ जैसे कार्बोनेट के या ओजोन के। अब बनाओगे कैसे? ये बनाना बड़ा आसान काम है, मतलब इस तरीके के मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान काम है। देखो कैसे। कार्बोनेट का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था, अगर आपको याद हो, देखो ये ऐसे बनता था, यहां पे आता था O माइनस, यहां पे आता था O माइनस, और ये अगर हम लोन पेयर बनाए तो इस पे 2 लोन पेयर होते थे, इन पे 3 लोन पेयर होते थे, 3 लोन पेयर आर देयर। कुछ ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता था। अब आपको इनके रेजोनेटिंग मतलब कार्बोनेट का लुईस डॉट बनता था। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना कोई बहुत कठिन है ही नहीं। आपको बस करना क्या है कि एक बार डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के बीच में था, अब एक बार डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ठीक, और यहां पर ये आ जाएगा ऑक्सीजन, और यहां पर ये आ जाएगा ऑक्सीजन, O माइनस यहां आ जाएगा। और अगली बार में आप क्या करो, जरूरी नहीं कि लोन पेयर दिखा हो, मैं भी पूरे सारे डॉट आपको बता रहा हूं। और अगली बार में डबल बॉन्ड यहां आ गया होगा, यहां पर आ गया होगा O माइनस, यहां आ गया होगा O माइनस। बस ये कार्बोनेट के ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, मतलब हर जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आया कैसे ये थोड़ा समझाता हूं। आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं कि कैसे आया, जैसे ऐसे समझो, माना ये यहां पर आया O माइनस, यहां पर आया O माइनस। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए, भाई ये जो निगेटिव चार्ज है, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए तो इनको रिपल्सन महसूस होने लगेगा। इनको लगेगा यार ये तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। जैसे ही ऊपर चला जाएगा, देखो स्ट्रक्चर कैसा बना, यहां आ गया डबल बॉन्ड, ये ऊपर चला गया, जैसे ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, देखो। और अगले स्ट्रक्चर पे देखो, अगले पे क्या हुआ, अगले पे ये हुआ कि अगली बार में ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये यहां पे आए, अब इनको रिपल्सन महसूस हुआ तो ये यहां ऊपर चले गए। तो जैसे ऐसा हुआ तो देखो डबल बॉन्ड यहां आ गया, यहां आ गया O माइनस, यहां आ गया O माइनस। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन। लोन पेयर रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। लोन पेयर बेटा देखो, नंबर कटते नहीं है, लेकिन अगर टीचर काट ही दे, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है। अच्छा रिप्रेजेंटेशन तो तभी कहा जाता है कि जब आप लोन पेयर भी रिप्रेजेंट करो, जिससे पता चले कि हाँ यार लोन पेयर है या नहीं है, ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन पता चले। लेकिन जब हम एग्जाम में आता है तो मैं देखा हूं कि ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से भी काम चल जाता है, केवल बस आप डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दो, एक बार डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, एक बार डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, एक बार इनके बीच में, तो वो अपने आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और ये डबल बॉन्ड अपनी जगह बदलते क्यों हैं? ये पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से बदलते हैं। तो एक्चुअल रीजन तो ये इनका सर्कुलेशन है, ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है, उसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही ये स्ट्रक्चर आ रहा है। चाहे तो मैं इसको दिखा भी दे रहा हूं, मूवमेंट भी दिखा दे रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर आए होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आए होंगे, तो देखो अगला स्ट्रक्चर बना होगा ये बीच वाला। और ये स्ट्रक्चर कैसे बना होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आए होंगे और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए होंगे, तो अगला स्ट्रक्चर बना होगा। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होते हैं। और ये क्यों पाई इलेक्ट्रॉन लगातार भाग रहे हैं? क्योंकि उनको भी मालूम है कि लगातार भागते रहने से इनके बीच में रिपल्सन कम लगेगा, और रिपल्सन कम लगने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक चीज बहुत अच्छे से हाँ बोलो स्मिता, कुछ पूछ रही हो क्या बेटा? नो सर। अब एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि जो रिजोनेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर दो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो और किसी में रिजोनेंस हो रहा हो, तो समझ जाना कि वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। अब डबल बॉन्ड ये भी नहीं है, ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं ये परमानेंट नहीं है, ये वो लगातार मूवमेंट करता रहता है। ये नहीं कि डबल बॉन्ड यहां पे रुक गया, यहां पे रुक गया, किसी एक जगह पे रुकता नहीं है। इसी वजह से हम लोग यहां पर बनाते क्या है, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब ये सोच के बनाया जाता है कि डबल बॉन्ड कहीं पे भी हो सकता है। मतलब डबल बॉन्ड कुछ समय के लिए यहां पर आया होगा, इसीलिए पूरा बॉन्ड नहीं बनाया, हल्का हल्का डैश डैश करके। डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है।
और हमने क्या बनाया, हमने एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया, और इस हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको हम कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी में मैं 2-3 बातें और बता दूं, शायद एग्जाम में आए ना, लेकिन तभी दिमाग में रखो। क्या, एक डिफिनेशन दिमाग में रखो कि व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी। क्या मतलब होता है रेजोनेंस एनर्जी का? तो रेजोनेंस एनर्जी का मतलब ये होता है कि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ये सबसे स्टेबल माना गया है, मोस्ट स्टेबल। मतलब अगर कोई पूछे कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की, इन कंपैरिजन टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक नाम और होता है, हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक नाम और देते हैं, उसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इनको कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ऑर्गेनिक में ये दोबारा आएगा। रिजोनेंस एनर्जी जो होता है ये होता है डिफरेंस इन एनर्जी। मैं फिर समझाता हूं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। क्या होता है रिजोनेंस एनर्जी? रिजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है द डिफरेंस इन एनर्जी, द डिफरेंस इन एनर्जीज बिटवीन, द डिफरेंस इन एनर्जीज बिटवीन हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसकी जो एनर्जी होता है, एंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसी को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस एनर्जी बहुत तरीके से कैलकुलेट होता है। जब आप आईआईटी नीट की क्लास में लेता हूं तो वहां पर बताता भी हूं कि कैसे कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाला जाता है। एडवांस में तो कई बार रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आए भी हैं, लेकिन अभी यहां पर उतना ज्यादा जरूरत नहीं होता है। यहां पर बस ऐसे आएगा कि कार्बोनेट का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप इस तरीके से कार्बोनेट का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे, बात खत्म। ठीक, मैं अच्छा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे देता हूं, हो सकता है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक में आगे जरूरत पड़ जाए। वो उसका रीजन भी रिजोनेंस है। लोगों को क्या लगता है कि कार्बोनेट के अंदर एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि वाई, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, वाई ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज सेम इन कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सेम क्यों है सबकी, जबकि एक डबल है दो सिंगल है, तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर मैंने पहले प्रूव कराया कि बॉन्ड लेंथ सेम क्यों हो गई, क्योंकि रिजोनेंस के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन लगातार मूवमेंट कर रहे थे, इसलिए ना तो डबल बॉन्ड यहां पे प्योर है, ना तो यहां पे प्योर है, ना तो यहां पे प्योर है। मतलब हर जगह पे बराबर बराबर का करेक्टर आया है, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड और थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर है। तो आप क्या कहोगे, बस एक लाइन लिख दोगे, ड्यू टू रिजोनेंस, बस ड्यू टू रिजोनेंस। आप केवल इतना लिख दोगे, ड्यू टू रिजोनेंस, बात खत्म, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता है रेजोनेंस के अंदर से। अब रहा, अगर मैं ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को कहूं, ये तो हमने पूरी कहानी बताई। रेजोनेंस में मैक्सिमम इतना पूछता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। व्हाट इज द रेजोनेंस? रेजोनेंस कैन बी डिफाइंड एज द डिलोकलाइजेशन और द मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इनटू द कंजुगेट सिस्टम। बात नंबर 2, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन या ओजोन या कुछ भी इसी तरीके का दे देगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस आपको डबल बॉन्ड जो होगा, मल्टीपल बॉन्ड, वो हर जगह पे बदलते रहना होगा। आप जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो यही किया गया है। बात नंबर 3 कि रिजोनेंस जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। बात नंबर 4, क्या होता है रिजोनेंस एनर्जी? हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको कहते हैं रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस के कारण देखने को मिलता है कि बॉन्ड लेंथ एटम्स के बीच की सेम हो जाती है। ये कई सारी चीजें मैंने आपको यहां पर अभी तक एक्सप्लेन की हैं। अब और ध्यान सुनो, मानस ने कहा कि ओजोन का बना के दिखाओ भाई, यू हैव टू ड्रॉ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो ओजोन का बॉन्ड बनता कैसे था? कुछ ऐसे बनता था, एक तरफ डबल, हाँ एक तरफ डबल, एक तरफ सिंगल। तो इसका एक ही रिजोनेटिंग बनेगा, कैसा कि अगली बार में हाँ डबल बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो जाएगी, बस ये इधर भेज दो। थोड़ा ज्यादा मन करे तुम्हें कि अच्छे से बनाओ तो भाई लोन पेयर भी दिखा दो, जितने जितने होते थे। इसके पास 4 होते थे, अब ये कैसे लोन पेयर यहाँ 6 आए, यहाँ पर 4 आए, वो लूज डॉट से पता चल जाएगा आपको। तो देखो यहाँ पर लोन पेयर भी दिखा दो, नहीं भी दिखाओगे तब भी नंबर मिल ही जाते हैं। ये हो गए इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इसका तुम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो कुछ नहीं, 3 ऑक्सीजन है,
इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन डबल बॉन्ड का भी कोई श्योर नहीं है। डबल बॉन्ड कभी इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो इसीलिए हल्का सा डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी यहाँ पे और हल्की सी डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी यहाँ है। तो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है किसका, मेरा प्यारा बच्चा, ओजोन का। तो तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा, कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं मैंने सिखाया, बस डबल बॉन्ड की लोकेशन बदलोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने आप बनते चले जाएंगे। रेजोनेंस क्या होता है, यही पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इतना ही है। ऑर्गेनिक में जब जाओगे तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज मोर देन सफिशिएंट, तो जितना आपको सिखाया हूं वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। एक टॉपिक रह गया था रेजोनेटिंग और एक रह गया था हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को ध्यान से समझो। हमको मालूम है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये भी एक तरीके से शेयरिंग से ही बनता है, जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही लोग डोनेट कर दे शेयरिंग के लिए। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड एक अलग तरीके का फोर्स देखने को मिलता है। ये देखने को तब मिलता है, ये थोड़ा गलत लिखा है, नाइट्रोजन होगा। ये देखने को आपको तब मिलता है जब अट्रैक्शन फोर्स हो बिटवीन द हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबके बीच में नहीं देखने को मिलता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब होता है। मैं एक एग्जांपल बात करता हूं। जैसे तुमने कभी सुना हो, ये सुना होगा कि वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है। देखिए, अब माना ये वाटर है, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर है, हमने एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पे बना दिया, हमने एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पे बना दिया, ठीक। तो देखने को क्या मिला कि यार एक एटम ऑक्सीजन भी तुमको मिल गया जो तुम चाह रहे थे, और हाइड्रोजन भी मिल गया। हाइड्रोजन जब अपने पास 3 एटम को देखता है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो तुरंत वो एक नए तरीके का बॉन्ड क्रिएट करना चालू कर देता है। देखो, ये हाइड्रोजन इसके साथ एक बॉन्ड बनाना चालू कर देगा। मतलब एक बॉन्ड बनाना क्या चालू कर देगा, एक तरीके से ये नहीं कि जुड़ गया, एक तरीके। हाँ बोलो बेटा उदित। इन्हीं के एलिमेंट के साथ बनाएगा मतलब? हाँ, यही फिक्स है और कोई नहीं। हाइड्रोजन केवल फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो फॉन वर्ड हमने सिखाया था, फॉन का मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यही है, तो केवल इन्हीं के साथ देखने को मिलता है। जब मॉलिक्यूल के बीच में एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ इन तीन में से कोई हो, तो एक अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिल जाता है, और इस अट्रैक्शन फोर्स को एक नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके कि यार क्यों ऐसा, क्यों कि ये क्यों क्रिएट होने लगा बॉन्ड, क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या क्या कॉन्सेप्ट हुआ होगा। एक्चुअली ये जो तीनों एटम हैं ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये बड़ी जल्दी पोलैरिटी ले आते हैं। देखो कैसे, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पे हल्का सा नेगेटिव, इस पे हल्का सा पॉजिटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। और क्या पॉजिटिव जो होता है वो निगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करता है? बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। जब पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो मैं उसको एक नए तरीके का बॉन्ड बोलूंगा। अट्रैक्ट का मतलब बॉन्ड। तो यहां पर ये नहीं कि कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कुछ हो गया, बस ऐसे समझो कि भाई माना कुछ दो चीज थे, माना ये बोर्ड है और ये माउस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, भले थोड़ा वीक हो लेकिन एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। बस उसे एक नाम दे दिया गया, और उसे नाम क्या दे दिया गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन जब होता है तब देखने को ज्यादा मिलता है, और इसीलिए इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ गया। क्योंकि ये जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बहुत फर्क पड़ जाता है। कैसे फर्क पड़ जाता है अभी आज हम डिस्कस भी करेंगे आगे चल के। इससे पहले ये समझो, हम केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड को दो तरीके से पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर एंड द सेकेंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब होता है प्यारा बेटा बीच में, इन बिटवीन। इंटर का मतलब होता है विद इन। इंटर का मतलब यहां पर क्या दिमाग में रखो, व्हाट इज मीन बाय इंटर? बिटवीन। और इंट्रा का मतलब याद रखो दिमाग में, विद इन द मॉलिक्यूल। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे मैं ये कहूं, ये जो पहला केस था ये इंटरमॉलिक्यूलर था। क्यों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? क्योंकि ये वाटर जो है ये एक मॉलिक्यूल है। देखो, इट इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच में लग रहा है? बिटवीन द मॉलिक्यूल।
तो इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहलाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर। और भी एग्जांपल देता हूं, जैसे HF, फॉर एग्जांपल यू विल सी HF, मैं HF यहां पर बना दे रहा हूं। देखो जैसे हमने कहा हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक HF आया, यहां पर आया हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल, यहां पे आया हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल। तो देखने को क्या मिला कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के इन मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लग गया। हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे डैश डैश से ही रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट डॉट करके। अब क्यों ये बॉन्ड बनने लग गया होगा, सेम रीजन यहां पर भी वही होगा कि इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, इस पे हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। वाई, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लग गया है, और इस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं। द सेकंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब मॉलिक्यूल के बीच में नहीं, विद इन द मॉलिक्यूल। देखो मैं एक चीज समझाता हूं, एक्चुअली जब तुम ऑर्गेनिक में जाओगे तो आप देखोगे कि मैं ये जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर जब OH लगा हो तो मैं इसे एक नाम देता हूं, उसे मैं क्या कहता हूं, फिनॉल कहता हूं। इसे क्या कहता हूं, फिनॉल। और इस फिनॉल का दो डेरिवेटिव में बात करने जा रहा हूं। कौन कौन से दो डेरिवेटिव की बात करने जा रहा हूं, जैसे मैं अगर ये बेंजीन बनाया, मैं 3 बॉन्ड ना बना के ऐसे सर्किल भी बना सकता हूं बेंजीन को, और इसका मतलब तुम समझ रहे हो, रिजोनेंस, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है ये, Yes, sir. ठीक। अब हमने माना ऐसे बनाया, मैं बेंजीन को ऐसे भी बनाऊं तो ये फिनॉल ही हो गया। अब एक बात समझ प्यारा बेटा, ये जो बेंजीन होता है, बच्चा समझिएगा जरा, ये जो बेंजीन होता है इसके अगर कहीं पे कोई चीज जुड़ी हुई है, कहीं पे कोई चीज जुड़ी हुई है तो उसके जस्ट बगल वाली जो जगह होती है उनको अर्थो कहते हैं, सामने वाली पोजीशन को पैरा कहते हैं, और बाकी की जो 2 पोजीशन बच जाती है उन्हें मेटा कहते हैं। ये पोजीशन के नाम दिए गए, पैरा, अर्थो एंड मेटा। तो फिनॉल के, सुनिए सुनिए फिर से सुनिए, अगर फिनॉल के अर्थो पे NO2 ग्रुप जुड़ा है तो मैं इसको बोलूंगा क्या, अर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका एक नाम आ जाएगा अर्थो नाइट्रोफिनॉल। और अगर इसके पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये 2 कंपाउंड है, तो मैं इसका मतलब समझा रहा था कि अर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का अंतर क्या होता है। तुम देखोगे कि जो अर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, उस अर्थो नाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगने लगती है। देखो कैसे, जैसे हमने कहा कि भाई ये बेंजीन है, इस पे ये OH लगा हुआ है, और यहां पे ये क्या है, NO2, दिस इज द NO2 ग्रुप। देखने को क्या मिला कि ये खुद में एक सिंगल मॉलिक्यूल है, और ये अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड लगाने लगता है। तो जब मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड लगने लग जाए तो उस कंपाउंड को, उस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर कोई पूछे कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई एग्जांपल, तो हम क्या बोलेंगे, अर्थो नाइट्रोफिनॉल। Nitrophil. और इंटर में ये पैरा वाला इंटर लगाता है, ठीक। अब फिर समझो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरीके की होती है, इंटर और इंट्रा। जब मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी इंटर, जब विद इन द मॉलिक्यूल लगेगा तो इंट्रा। ये 2 चीज समझो। अब मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा ध्यान समझो। अब कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे काफी अच्छे अच्छे, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे लगा सकते हो, ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वाटर जो होता है ये लिक्विड होता है लेकिन H2S गैस होता है। देखो फॉर्मूला देखो अगर दोनों का, आप अगर दोनों का फॉर्मूला यहां पर ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा ध्यान समझिए, ये है वाटर और ये है H2S। Sir, मैं दो आंसर। हाँ बताओ अस्मिता। Sir, because H2O possesses hydrogen bond, हाँ intramolecular. ठीक है, इंट्रा नहीं इंटर। Sorry, inter. अब मेरा बात ध्यान सुनिए, देखो ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है। तो अगर कंपाउंड को तुम देखो तो भाई 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, 6 इसके पास भी हैं। तो अगर वाटर जो है वो लिक्विड में है तो H2S भी लिक्विड में होना चाहिए, लेकिन देखने को क्या मिलता है कि वाटर जो है वो तुम्हें लिक्विड में देखने को मिलता है लेकिन H2S गैस में देखने को मिलता है। ये लिक्विड, गैस और सॉलिड होते क्यों हैं ऐसे? इसका केवल एक ही रीजन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर मॉलिक्यूल या पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है तो वो क्या रहेगा, वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। अगर ये थोड़े दूर दूर हो गए,
अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कमजोर हुआ तो लिक्विड हो जाएगा, और अगर वो और दूर दूर हो गए तो समझ जाओ वो कौन सी स्टेट में है, गैस में है। तो अगर हम ये कहें, मैं ये प्रूफ कर दूं कि मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरीके का अट्रैक्शन फोर्स है, इसका मतलब वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। आप क्या कहोगे कि वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड with each other. Hydrogen can bond, sorry, water can form hydrogen bond with each other. But hydrogen sulfide cannot. Hydrogen sulfide cannot. So water is liquid. इसी वजह से वाटर जो होता है वो लिक्विड है, बट H2S इज गैस। मतलब हुआ क्या कि जो वाटर के मॉलिक्यूल थे, अभी तुमने थोड़ी देर पहले देखा था डायग्राम में, यहां देखो, ये देख, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड लगने लगता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड लगने की वजह से ये पास पास थोड़े आ जाते हैं, इसी वजह से ये लिक्विड है और H2S गैस है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये ऑर्गेनिक में भी आएगा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऑर्गेनिक में सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि अर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है लेकिन पैरा का ज्यादा होता है। बता पाओगे कोई आंसर? हाँ बताओ। सर बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और पी नाइट्रोफिनॉल में इंटर होता है, इस वजह से इसका लो होता है बॉइलिंग पॉइंट, उसका ज्यादा होता है। अच्छा अब इसको समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। बता तो दिया आपने लेकिन समझना भी जरूरी है। ये तो आप आंसर लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे आपको पूरे, लेकिन अब इसका मतलब समझाता हूँ। देखो बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल पे। ये एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कई सारे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो ये जो लेफ्ट की तरफ मैंने बनाया है ये अर्थोनाइट्रोफिनॉल थे, और इधर जो मैं बना रहा हूँ दे आर पैरानाइट्रोफिनॉल। अब इनको थोड़ा समझो, साथ समझ में आ जाए। इसको समझाने के लिए मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे समझो। मुझे एक चीज बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? गैस से सॉरी सॉलिड लिक्विड टू गैस। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू गैस, जस्ट स्टार्टेड टू कन्वर्ट। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर इन लिक्विड के पार्टिकल के बीच में या किसी भी पार्टिकल के बीच में किसी तरीके का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो इनको सेपरेट करना, दूर करना कठिन होगा कि आसान होगा? कोई भी एक लोग। कठिन होगा। वेरी गुड। मतलब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी कि कम हीट देनी पड़ेगी? ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। मतलब आप देख रहे हो कि हम लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और अगर किसी भी तरीके से मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लग जाएगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा अपने आप, क्योंकि लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा और हीट देनी पड़ जाएगी। एक बात समझ लो, कभी भी बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना होता है तो आपको यही देखना होता है कि किनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है और किनके बीच में वीक है। जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिन मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। अब एक बात समझो, मैं ये कहूं कि जैसे ये इंसान है, एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, ऐसे हमने कहा, अगर इनको मॉलिक्यूल में मानूं तो बॉइलिंग पॉइंट इस बात को ध्यान में रखेगा कि ये आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। अगर ये आपस में जुड़े हैं तब तो इनको दूर करना कठिन है। लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि भाई ये इंसान है, एक इंसान ये है, बिल्कुल वही अलग केस, और एक इंसान ये है। अब मैं कहूं कि इस इंसान, पहले वाले केस में क्या था कि तीनों आपस में बंधे हुए हैं, यहां पे क्या है कि ये खुद में बंधा हुआ है, बस इसको खाली बांध दिया गया है, इसको खुद ही बांध दिया गया आपस में, इसको खुद ही बांध दिया गया आपस में। तो तीनों को सेपरेट करना पहले में कठिन है कि दूसरे में कठिन है? तीनों को सेपरेट करना दूसरे में। पहले में कठिन है। हाँ, दूसरे में तो बेटा वैसे भी वो सेपरेट है ना। वो सेपरेट का मतलब ये तो अलग है ही, इसको क्या दूर हम नहीं ले सकते हैं भाई। वो बंधा गठरी बांध, किसी को गठरी बांध के हमने रख दिया, उठा के उसको इधर रख दो चाहे उधर रख दो, लेकिन आपस में बंधे हैं तो अलग करना कठिन होगा ना। तो मतलब अगर मैं कहूं कि मॉलिक्यूल अगर इस तरीके से अरेंज है या इस तरीके से अरेंज है, अब मैं जैसे पूछूंगा, मतलब पहला केस ये है जिसमें मॉलिक्यूल ऐसे बंधे हुए हैं और दूसरा ऐसे है जिसमें मॉलिक्यूल कुछ ऐसे बंधे हुए हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट किस में ज्यादा होगा? कोई एक लोग बताओ, उदित, आफिया, आलमीन। वन वाले में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल को सेपरेट करना पहले वाले में कठिन है।
यही तो आंसर है इस नीचे वाले क्वेश्चन का। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है। लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल में बिटवीन द मॉलिक्यूल लगता है। और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड इस पे करता है कि मॉलिक्यूल के बीच में कहां अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अंदर लगने से क्या मतलब है, सेपरेट करना तो देखो उसको आसानी होगा, इनको कठिन होगा। तो आप यही बोलोगे कि पैरानाइट्रोफिनॉल में जो होता है द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लैंग्वेज तो आप रट के तुरंत लिख ही सकते थे, लेकिन समझना जरूरी था कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कौन सा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन अर्थो। और उसमें वही पूछ रहा कि अर्थो का लो क्यों होता है, तो आप यही बोलोगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए लो होता है क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपको केवल इतना लिख दोगे, वो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा। बाकी मतलब तुमको समझाने के लिए मैंने वहां पर एग्जांपल देके समझाया है कि पैरानाइट्रोफिनॉल से फर्क, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फर्क पड़ता है, इंट्रा से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पे। बाकी प्रॉपर्टी पे भले फर्क पड़े, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज आर रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये मॉलिक्यूल के बीच की रिलेटिव प्रॉपर्टी है। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। अब इनके बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स होगा तो दूर करना कठिन है, लेकिन ये ऐसे ही आपस में जुड़े हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो अलग, ये अलग। तो यही कहानी यहां पर काम करती है। तो मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिखाया, इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी सिखाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटर और इंट्रा। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सिखाए कि वाटर लिक्विड होता है, H2S गैस क्यों होता है, और नीचे वाले क्वेश्चन। तो आज आपके दो टॉपिक मैंने यहां पर कवर किए हैं। तो दो टॉपिक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे।